नमस्ते, मैं हूं संजय और ये हैं शुभम। आज हम और शुभम मिलकर ये समझने वाले हैं कि हमारे आसपास की चीजें आखिर हैं क्या। ये बहुत सिंपल सा लगेगा पर देखना बड़ा मजा आएगा। तो शुभम, शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बेसिक सवाल से। अपने चारों तरफ देखो, क्या लगता है ये सब कुछ किस चीज से बना है? यही सवाल हमें आज की पूरी पड़ताल में गाइड करने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे आसान कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं, प्योर सब्सटेंस यानी कि शुद्ध पदार्थ। अब देखो, जैसे नमक है या चीनी, ये क्या है? ये हैं प्योर सब्सटेंसेस, मतलब इनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल्स होते हैं। तुम चीनी का एक दाना उठाओ या पूरी कटोरी, उसकी बनावट, उसका कॉम्पोजिशन हर जगह सेम ही रहेगा। तो शुद्ध पदार्थ का उल्टा क्या हुआ? मिश्रण, या जिसे हम मिक्सचर कहते हैं। इसमें एक से ज्यादा तरह की शुद्ध चीजें मिली होती हैं। जैसे मिट्टी को ही देख लो, उसमें कंकड़ भी हैं, रेत भी है और भी ना जाने क्या क्या। या फिर अपनी कोल्ड ड्रिंक, ये सब मिक्सचर के बढ़िया उदाहरण हैं। लेकिन शुभम, एक सवाल है, क्या सारे मिक्सचर एक जैसे होते हैं? चलो सिर्फ बातें नहीं करते, इसको खुद करके देखते हैं। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करें, तैयार? चलो, बहुत बढ़िया। तो देखो, हमारे पहले एक्सपेरिमेंट के लिए हम क्या करेंगे, हम 3 बीकर लेंगे। पहले 2 में हम डालेंगे कॉपर सल्फेट, बस मात्रा थोड़ी अलग अलग रखेंगे, और तीसरे में मिलाएंगे नमक और लोहे का बुरादा। फिर देखते हैं क्या होता है। अरे वाह सर, ये देखिए, बीकर ए और बी में कॉपर सल्फेट तो पानी में एकदम घुल गया है। मतलब पूरा का पूरा मिक्सचर एक जैसा दिख रहा है, रंग भी बिल्कुल एक सा है। शाबाश शुभम, बिल्कुल सही पकड़ा। इसी को साइंस की भाषा में हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, या आसान शब्दों में एक सॉल्यूशन। इसकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि इसमें सब कुछ इतनी अच्छी तरह घुल मिल जाता है कि पूरा का पूरा कॉम्पोजिशन एक जैसा हो जाता है, यूनिफॉर्म। और इसे अच्छे से समझने के लिए कुछ और उदाहरण देखते हैं जो हम रोज ही देखते हैं। जैसे पानी में नमक घोल दो या चीनी घोल दो, ये सब होमोजीनियस मिक्सचर ही तो हैं। अब एक बहुत जरूरी बात पर ध्यान दो शुभम, बीकर ए और बी दोनों यूनिफॉर्म है, पर एक का रंग हल्का है और दूसरे का गहरा। क्यों? याद है, हमने दोनों में कॉपर सल्फेट की मात्रा अलग अलग रखी थी। इसी वजह से इससे एक बहुत जरूरी बात पता चलती है कि होमोजीनियस मिक्सचर का कंपोजिशन वेरिएबल हो सकता है, मतलब उसे बदला जा सकता है। सर, लेकिन बीकर सी को देखिए, इसमें तो नमक और लोहे का बुरादा दोनों एकदम अलग अलग दिख रहे हैं। ये तो घुले ही नहीं एक दूसरे में। क्या बात है, बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है शुभम। इस तरह के मिक्सचर को हम कहते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर। इसकी पहचान सीधी सादी है, इसके हिस्से तुम्हें फिजिकली अलग अलग दिखेंगे और इसका कॉम्पोजिशन भी एक जैसा नहीं होता, जैसा कि तुम देख ही रहे हो। और इसके कुछ और उदाहरण सोचें तो, तेल और पानी का मिक्सचर या नमक और सल्फर का मिक्सचर, तुम उन्हें कितना भी मिलाने की कोशिश कर लो, वो रहेंगे अलग अलग ही। तो अब हमें होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के बीच का मेन डिफरेंस तो समझ आ गया है, लेकिन क्या हम इसे और भी गहराई से समझ सकते हैं? इसके लिए तैयार हो जाओ एक और एक्सपेरिमेंट के लिए। तो देखो, इस बार हम 3 अलग अलग सैंपल लेंगे, कॉपर सल्फेट, चॉक पाउडर और दूध। तीनों को पानी में मिलाएंगे और फिर टॉर्च से इन पे लाइट डालकर देखेंगे कि क्या होता है। ये वाला तो और भी मजेदार होने वाला है। सर देखिए, कॉपर सल्फेट वाले बीकर में लाइट की बीम का रास्ता तो दिख ही नहीं रहा, वो तो बस सीधे पार हो जा रही है और पार्टिकल्स भी नीचे नहीं बैठे। ये एक पक्का वाला सॉल्यूशन है। अब चॉक पाउडर वाले मिक्सचर को देखते हैं। अरे, इसके पार्टिकल्स तो धीरे धीरे नीचे बैठ रहे हैं। ये स्टेबल नहीं है, इसे सस्पेंशन कहते हैं। वाह, ये तो कमाल हो गया। दूध और पानी के मिक्सचर में से लाइट का रास्ता एकदम साफ चमक रहा है। ये देखने में तो होमोजीनियस जैसा लग रहा है, पर इसके गुण तो बिल्कुल अलग हैं। अच्छा, तो इसे कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। तो शुभम, आज हमने 2 मजेदार एक्सपेरिमेंट किए और बहुत कुछ नया सीखा। चलो अब फटाफट से सब कुछ एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। तो एक नजर में देखते हैं जो हमने सीखा। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में सबसे बड़ा फर्क उनके कंपोजिशन और बनावट का है। सीधी सी बात है, होमोजीनियस का कंपोजिशन यूनिफॉर्म होता है, हर जगह एक जैसा, जबकि हेट्रोजीनियस का नॉन यूनिफॉर्म। इसे याद रखना बहुत आसान है। तो हमारे दूसरे एक्सपेरिमेंट से हमें 3 खास तरह के मिक्सचर मिले। पहला सॉल्यूशन, जिसमें पार्टिकल्स पूरी तरह से गायब हो जाते हैं, मतलब घुल जाते हैं।
दूसरा सस्पेंशन, जिसमें पार्टिकल्स बेचारे नीचे बैठ जाते हैं, और तीसरा कोलाइड, जो लाइट के रास्ते को चमका देता है। शाबाश शुभम, आज तुमने बहुत ध्यान से सब कुछ समझा। तो चलो अब जाते जाते मैं तुम्हें एक सवाल के साथ छोड़ जाता हूं। जरा सोचना, जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो क्या है? एक सॉल्यूशन, एक सस्पेंशन या कुछ और ही है? इस पर सोचना जरूर। अरे संजय, नमस्ते। आज कुछ गहरे सोच में डूबे हुए लग रहे हो, क्या बात है? नमस्ते मैम। हाँ, बस मैं यही सोच रहा था कि मेरा नींबू पानी तो देखिए एकदम आर पार दिखता है, पर ये दूध का गिलास नहीं है। तो दोनों ही पानी में घुली हुई चीजें, फिर ये फर्क क्यों है? अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा सवाल है संजय, और इसका जवाब छिपा है साइंस में। देखो, तुम्हारा जो नींबू पानी है ना, उससे हम कहते हैं विलयन या सॉल्यूशन। चलो इसी से शुरू करते हैं। तो विलयन एक समांगी यानी कि होमोजेनियस मिक्सचर होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि वो हर जगह से बिल्कुल एक जैसा होता है। तभी तो नींबू पानी का हर घूंट एक जैसा मीठा लगता है ना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चीनी के कण पानी में पूरी तरह घुल मिल जाते हैं, एकदम बराबर से। देखो, किसी भी सॉल्यूशन के दो मेन पार्ट्स होते हैं। एक होता है विलय, मतलब सल्यूट, जो कम मात्रा में होता है और घुल जाता है, जैसे तुम्हारे नींबू पानी में चीनी। और दूसरा है विलायक यानी सॉल्वेंट, जो ज्यादा मात्रा में होता है और सल्यूट को अपने अंदर घोल लेता है, जैसे कि पानी। सिंपल है ना? पता है, विलयन के कण इतने ज्यादा छोटे होते हैं, 1 नैनोमीटर से भी कम, इतने छोटे कि हम उन्हें देख भी नहीं सकते, और इसी वजह से वो लाइट को बिखेरते नहीं हैं। इसीलिए तुम्हारा नींबू पानी एकदम ट्रांसपेरेंट है। और हाँ, ये बहुत स्टेबल होते हैं, मतलब चीनी के कण कभी भी नीचे नहीं बैठेंगे, चाहे कितनी भी देर रख दो। और एक मजेदार बात, विलयन सिर्फ लिक्विड ही नहीं होते। अरे, जो हवा हम सांस में लेते हैं वो भी तो गैसों का एक विलयन ही है। और पीतल जैसी चीजें, वो भी तो ठोस में ठोस का विलयन है, जिंक और कॉपर से बनी हुई। अच्छा, अब जरा ये सोचो कि अगर तुम पानी में मिट्टी मिला दो तो क्या होगा? इस तरह के मिक्सचर को हम कहते हैं निलंबन या सस्पेंशन। चलो अब देखते हैं कि ये सॉल्यूशन से अलग कैसे है। निलंबन विलयन के ठीक उलट एक विषमांगी यानी हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। इसमें कण, जैसे मिट्टी के कण, पानी में घुलते नहीं हैं, वो बस उसमें तैरते रहते हैं, और इन कणों को हम अपनी आंखों से साफ साफ देख सकते हैं। निलंबन की सबसे बड़ी पहचान है कि ये अस्थिर मतलब अनस्टेबल होता है। अगर तुम मिट्टी वाले पानी के ग्लास को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो तो क्या होगा? सारी मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। सही कहा ना? इसके कण बड़े होते हैं, इसीलिए ये लाइट को बिखेरते हैं और इन्हें फिल्टर करके आसानी से अलग भी किया जा सकता है। तो अब आते हैं तुम्हारे असली सवाल पर। दूध न तो पूरी तरह से विलयन है और न ही निलंबन। ये एक तीसरी कैटेगरी में आता है जिसे हम कहते हैं कोलॉइड। कोलॉइड्स ना थोड़े ट्रिकी होते हैं। ये दिखते तो विलयन की तरह एक जैसे हैं, पर असल में होते विषमांगी हैं। दूध में दरअसल पानी के अंदर फैट और प्रोटीन के बहुत छोटे छोटे कण फैले होते हैं। ये कण विलयन के कणों से तो बड़े हैं, लेकिन निलंबन के कणों से काफी छोटे। और दूध से रोशनी आर पार क्यों नहीं होती? इसका जवाब है टिंडल प्रभाव में। जब दूध से लाइट की कोई किरण गुजरती है तो उसके कण उस लाइट को बिखेर देते हैं, उसे स्कैटर कर देते हैं। इससे हमें लाइट का रास्ता दिखाई देने लगता है, और बस यही वजह है कि दूध पारदर्शी नहीं होता। तो कोलॉइड के कण इतने छोटे होते हैं कि वो निलंबन की तरह नीचे नहीं बैठते, मतलब ये काफी स्टेबल होते हैं और इन्हें नॉर्मल फिल्टर से अलग भी नहीं किया जा सकता। लेकिन ये लाइट को बिखेरते हैं, और यही बात इन्हें विलयन से अलग बनाती है। चलो एक काम करते हैं, अब इन तीनों को एक साथ रखकर देखते हैं, ताकि तुम्हारा सारा कंफ्यूजन एकदम दूर हो जाए। देखो इस टेबल को, सारा खेल असल में पार्टिकल साइज और स्टेबिलिटी का है। विलयन के कण सबसे छोटे और स्टेबल, निलंबन के कण सबसे बड़े और अनस्टेबल, और कोलॉइड वो इन दोनों के ठीक बीच में आते हैं। स्टेबल हैं पर कण इतने बड़े हैं कि टिंडल प्रभाव दिखा सकें। मैम, एक और सवाल, क्या हम पानी में जितनी चाहें उतनी चीनी मिला सकते हैं? नहीं संजय, ऐसा नहीं है। इसकी भी एक लिमिट होती है, और यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है सांद्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन का। देखो, जब तुम पानी में चीनी घोलते जाते हो तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब और चीनी घुलना बंद हो जाती है। बस उसी सॉल्यूशन को हम कहते हैं संतृप्त विलयन या सैचुरेटेड सॉल्यूशन।
इसे ऐसे समझो कि एक बस में जितनी सीटें थीं वो सब भर गई हैं, अब और कोई सवारी नहीं आ सकती। और हम ये भी पता लगा सकते हैं कि किसी विलयन में कितना विलय है। इसका एक बहुत आसान तरीका है मास बाय मास परसेंटेज निकालना। बस सॉल्यूट का मास लो, उसे पूरे सॉल्यूशन के मास से डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। तो संजय, अब तुम पूरी तरह समझ गए कि तुम्हारा नींबू पानी एक विलयन क्यों है और दूध एक कोलॉइड क्यों। अब जरा सोचो, अगर पीतल एक ठोस विलयन है और कोहरा एक कोलॉइड, तो क्या तुम अपने आसपास रोज दिखने वाले कुछ और मिक्सचर्स के बारे में सोच सकते हो और बता सकते हो कि वो इन तीनों में से कभी सोचा है कि बर्फ पिघलकर पानी कैसे बन जाती है या फिर लकड़ी जलकर राख? ये सब हमारी दुनिया में होने वाले बदलाव ही तो हैं। पर क्या ये सारे बदलाव एक जैसे होते हैं? आज हम इन्हीं बदलावों के पीछे के दो सबसे जरूरी टाइप्स को समझने वाले हैं, फिजिकल और केमिकल। तो चलिए इस दिलचस्प दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। मिलिए संजय से। संजय आज थोड़ा कंफ्यूज्ड है। एक तरफ वो देख रहा है बर्फ को पिघलते हुए और दूसरी तरफ एक कागज जल रहा है। उसके दिमाग में चल रहा है, दोनों चीजें बदल तो रही हैं, पर इनमें फर्क क्या है? लकीली उसकी टीचर रेनू वहीं पर है, उसकी मदद करने के लिए। रेनू मुस्कुराकर कहती है, अरे वाह संजय, बहुत अच्छा सवाल है ये। देखो, हमारे चारों ओर जितने भी बदलाव होते हैं ना, उन्हें हम मोटे तौर पर दो बड़े ग्रुप्स में बांट सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये दो रूल्स हैं क्या। तो रेनू समझाना शुरू करती है। पहला है फिजिकल चेंज। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि किसी चीज की सिर्फ शक्ल सूरत बदलती है, उसकी असल पहचान नहीं। वो चीज अंदर से वैसी की वैसी ही रहती है, बस बाहर से अलग दिखने लगती है। और इसे समझने के लिए रेनू पानी का एग्जाम्पल देती है। सोचो, बर्फ है जो कि सॉलिड है, फिर वो पिघल कर पानी बन जाता है जो लिक्विड है, और उसे उबाल दो तो भाप बन जाती है जो कि गैस है। तीनों दिखते तो बिल्कुल अलग अलग है ना? पर मजे की बात यह है कि केमिकली ये तीनों बस H2O ही है, बस फॉर्म बदला है, चीज नहीं। ये हुआ फिजिकल चेंज का एक परफेक्ट एग्जाम्पल। तो फिजिकल चेंज में असल में बदलता क्या क्या है? रेनू बताती है कि हम किसी चीज का रंग बदलते हुए देख सकते हैं। वो कितनी सख्त है या मुलायम ये बदल सकता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और सबसे जरूरी उसकी स्टेट, मतलब वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस, ये सब बदल सकता है। ठीक है, तो फिजिकल चेंज तो समझ आ गया, पर अब बारी है उस दूसरे ज्यादा परमानेंट टाइप के चेंज की। रेनू अब संजय को केमिकल चेंजेस की दुनिया में ले जाने वाली है। रेनू कहती है, दूसरा टाइप है केमिकल चेंज। इसमें चीज सिर्फ बाहर से नहीं बदलती, बल्कि वो पूरी तरह से कुछ नया ही बन जाती है। उसकी पूरी केमिकल पहचान ही बदल जाती है। जैसे सोचो, तुमने आटे, अंडे, चीनी को मिलाकर एक केक बना दिया। अब क्या तुम केक से वापस आटा और अंडे अलग कर सकते हो? नहीं ना। बस यही है केमिकल चेंज। और हाँ, एक बात और याद रखने वाली है, केमिकल चेंज को ही हम केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। तो अगली बार जब भी कोई केमिकल रिएक्शन बोले तो समझ जाना कि वहां कुछ नया बन रहा है, मतलब एक केमिकल चेंज हो रहा है। इसको और अच्छे से समझने के लिए रेनू एक और बढ़िया एग्जाम्पल देती है। देखो, पानी और कुकिंग ऑयल दोनों लिक्विड हैं, राइट? पर अगर दोनों के पास आग ले जाएं तो क्या होगा? पानी तो आग को बुझा देगा, लेकिन तेल, वो तो खुद ही जलने लगेगा। तेल का जलना एक केमिकल चेंज है। जलने के बाद वो कुछ और ही बन जाता है, और यही चीज उसे पानी से बिल्कुल अलग बनाती है। तो चलो एक क्विक रिकैप करते हैं। रेनू दोनों को आमने सामने रखकर समझाती है। फिजिकल चेंज, कॉम्पोजिशन सेम रहता है, कोई नई चीज नहीं बनती, जैसे मक्खन का पिघलना। वहीं दूसरी तरफ केमिकल चेंज, कॉम्पोजिशन बदल जाता है और एक बिल्कुल नई चीज बनती है, जैसे कागज का जलना। सिंपल है ना? अब एक मजेदार पजल की बारी। रेनू एक जलती हुई मोमबत्ती की तरफ इशारा करती है और पूछती है, अच्छा संजय, ये बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर फिजिकल और केमिकल दोनों चेंज एक साथ हो रहे हों? इंटरेस्टिंग सवाल है। सवाल ये है कि जब मोमबत्ती जलती है तो उसमें फिजिकल चेंज कौन सा है और केमिकल चेंज कौन सा? संजय एक सेकंड के लिए सोचता है और फिर उसकी आंखों में एक चमक आती है। वो कहता है, अरे, मोम का पिघलना तो फिजिकल चेंज हुआ, क्योंकि पिघलने के बाद भी वो है तो मोम ही। लेकिन बत्ती का जलना और उससे रोशनी और गर्मी निकलना, वो तो केमिकल चेंज है। बिल्कुल सही संजय, तुमने पकड़ लिया। रेनू बहुत खुश होती है।
चलो, अब जब तुम समझ ही गए हो तो एक छोटे से रैपिड फायर चैलेंज के लिए तैयार हो जाओ। रेनू का पहला सवाल है, पेड़ों को काटना। बताओ, ये कौन सा चेंज है? संजय बिना देर किए जवाब देता है, ये तो फिजिकल है, क्योंकि लकड़ी कटने के बाद भी लकड़ी ही रहती है। एकदम सही जवाब। ओके, अगला सवाल थोड़ा ट्रिकी है। रेनू पूछती है, लोहे की अलमारी पर जंग लगना। संजय थोड़ा सोचता है और फिर कहता है, ये केमिकल चेंज है, क्योंकि जंग यानी रस्ट एक बिल्कुल नई चीज है जो लोहे और ऑक्सीजन के रिएक्शन से बनती है। क्या बात है। अब एक जाना पहचाना सवाल। रेनू पूछती है, पानी को उबालकर भाप बनाना। इस बार संजय पूरे कॉन्फिडेंस से कहता है, फिजिकल चेंज, क्योंकि भाप भी तो H2O ही है। शानदार। और अब आता है फाइनल और सबसे मुश्किल सवाल। अगर हम पानी में से बिजली पास करें और वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में टूट जाए तो ये कौन सा चेंज होगा? संजय अपने सीखे हुए रूल को याद करता है, अगर नई चीजें बन रही हैं तो ये केमिकल चेंज है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों पानी से बिल्कुल अलग, एकदम नए सब्सटेंस हैं। लगता है संजय अब एक्सपर्ट बन गया है। तो अब एक सवाल सबके लिए। अगली बार जब भी किचन में कोई केक बना रहा हो तो जरा सोचिए उस पूरे प्रोसेस में कौन कौन से फिजिकल और केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। अपने आसपास की दुनिया पर ध्यान देना शुरू कीजिए, साइंस आपको हर जगह दिखेगा। कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर की हर चीज, मतलब ये हवा, ये पानी, जिस कुर्सी पर हम बैठे हैं, आखिर ये सब बना किस चीज से है? आज हम इसी बड़े सवाल की तह तक जाएंगे और समझेंगे पदार्थ के सबसे छोटे हिस्सों को, यानी तत्वों और यौगिकों को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, कहानी शुरू होती है संजय से, जो अपनी खिड़की से बाहर की दुनिया को बड़े ही गौर से देख रहा है। फिर वो अपनी टीचर रेनू से पूछता है, रेनू मैम, मुझे हमेशा ये सोचकर बड़ी हैरानी होती है कि ये सब कुछ, मतलब ये कुर्सी, गिलास में रखा पानी, यहाँ तक कि हवा भी, आखिर ये सब बना किससे है? रेनू मुस्कुराती हैं, अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया सवाल है संजय। देखो, इस बड़ी सी पहेली को सुलझाने के लिए हमें शुरू करना होगा शुद्ध पदार्थों, यानी प्योर सब्सटेंसेस को समझने से। समझो, यहीं से हमें हर चीज की बनावट का राज पता चलना शुरू होगा। तो देखो, शुद्ध पदार्थों में सबसे पहले आते हैं तत्व, जिन्हें हम कहते हैं एलिमेंट्स। तत्व किसी भी चीज का वो सबसे बुनियादी, सबसे बेसिक रूप है जिसे किसी भी केमिकल प्रोसेस से और ज्यादा सिंपल नहीं बनाया जा सकता। इसे ऐसे समझ लो कि ये दुनिया की सबसे छोटी और सबसे मजबूत ईंटें हैं। और एक मजेदार बात बताऊं, ये जो एलिमेंट शब्द है ना, इसका इस्तेमाल तो 1661 में ही रॉबर्ट बॉयल ने कर लिया था, लेकिन इसे वैज्ञानिक तौर पर सही परिभाषित करने का श्रेय जाता है फ्रांसीसी केमिस्ट एंटनी लॉरेंट लेवोजियर को। असल में उन्होंने ही हमें समझाया कि तत्व वो आखिरी चीज है जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता। और सोचकर देखिए, आज की तारीख में हम 100 से भी ज्यादा तत्वों के बारे में जानते हैं। इनमें से 92 तो हमें कुदरत से मिलते हैं और बाकी को वैज्ञानिकों ने लैब्स में तैयार किया है। मतलब कितनी कमाल की वैरायटी है हमारी दुनिया में। संजय के मन में एक और सवाल आता है, तो क्या ये 100 से ज्यादा तत्व सब एक जैसे ही होते हैं? रेनू समझाती हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। इनके गुणों के आधार पर हम इन्हें 3 बड़े परिवारों में बांट सकते हैं। एक है धातु यानी मेटल्स, दूसरा अधातु यानी नॉन मेटल्स, और तीसरा उपधातु यानी मेटेलॉइड्स। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं धातुओं की। इनमें खास चमक होती है ना? जरा सोने या चांदी के बारे में सोचिए। ये गर्मी और बिजली को आसानी से अपने अंदर से गुजरने देते हैं। इन्हें खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं, जैसे तांबे के तार, और पीट कर पतली चादरें भी बनाई जा सकती हैं, जैसे एल्यूमिनियम फॉइल। और हाँ, जब इन पर चोट लगती है तो स्कूल की घंटी जैसी टन की आवाज आती है। अब आते हैं अधातुओं पर, जो कि गुणों में धातुओं से एकदम उल्टे हैं। ये कई अलग अलग रंगों के तो होते हैं, पर इनमें कोई चमक नहीं होती। ये गर्मी और बिजली के अच्छे कंडक्टर नहीं होते, बल्कि उन्हें रोकते हैं, जैसे हवा में मौजूद ऑक्सीजन या फिर कोयले में जो कार्बन होता है, वो सब अधातु है। और फिर इन दोनों के बीच में एक बहुत ही दिलचस्प परिवार है उपधातुओं का, जिन्हें हम मेटलॉइड्स कहते हैं। इनमें ना धातुओं और अधातुओं दोनों के गुण थोड़ी मात्रा में होते हैं। आज की टेक्नोलॉजी की जो जान है, यानी कंप्यूटर चिप्स, उनमें इस्तेमाल होने वाला सिलिकॉन इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। तो अब तक हम तत्वों को अकेले अकेले तो समझ गए, पर क्या होता है जब ये तत्व एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं और एक टीम बना लेते हैं? जब ये केमिकली यानी रासायनिक रूप से एक दूसरे से जुड़ते हैं, तब बनते हैं यौगिक, जिन्हें हम कंपाउंड्स कहते हैं।
देखिए, यौगिक वो पदार्थ है जो 2 या 2 से ज्यादा तत्वों के मिलने से बनता है, लेकिन यहाँ 2 नियम सबसे जरूरी हैं। पहला, ये तत्व रासायनिक रूप से जुड़ते हैं, सिर्फ मिक्स नहीं होते। और दूसरा, इनका अनुपात हमेशा फिक्स होता है। जैसे पानी का फॉर्मूला हमेशा हमेशा H2O ही रहेगा, मतलब हाइड्रोजन के 2 हिस्से और ऑक्सीजन का 1, ये कभी कम ज्यादा नहीं हो सकता। संजय थोड़ा उलझन में पड़ जाता है और पूछता है, 1 मिनट मैम, रासायनिक रूप से जुड़ना ये सिर्फ चीजों को आपस में मिला देने से अलग कैसे है? जैसे मान लीजिए मैं रेत और चीनी को मिला दूं। आहा, बहुत ही शानदार सवाल पूछा संजय। चलो, इस फर्क को समझने के लिए एक मजेदार सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। हमें चाहिए बस 2 चीजें, लोहे का बुरादा, जिसे आयरन फाइलिंग्स कहते हैं, और सल्फर पाउडर। तो देखिए, पहला ग्रुप क्या करता है, वो 5 ग्राम लोहे का बुरादा और 3 ग्राम सल्फर पाउडर लेकर उन्हें बस अच्छी तरह से मिला देता है। यहां कुछ भी नया नहीं बना, बस दोनों चीजें एक दूसरे के साथ पड़ी हैं। इसे कहते हैं मिश्रण, एक मिक्सचर। लेकिन हमारा दूसरा ग्रुप एक कदम और आगे जाता है। वो इसी मिश्रण को आग पर तब तक तेजी से गर्म करता है जब तक वो एकदम लाल ना हो जाए। ये जो गर्मी है ना, यही वो एनर्जी है जिससे एक केमिकल रिएक्शन होता है। फिर वो उसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। और अब देखिए कमाल, जब पहले ग्रुप के मिश्रण के पास चुंबक ले जाया गया तो देखिए कैसे सारा लोहा चुंबक से चिपक गया, क्योंकि वो अभी भी लोहा ही है। लेकिन जब दूसरे ग्रुप के पास चुंबक ले गए तो कुछ भी नहीं हुआ, लोहा अब लोहा रहा ही नहीं। और जब दोनों में एसिड डाला तो पहले वाले से निकली हाइड्रोजन गैस, पर दूसरे वाले से निकली हाइड्रोजन सल्फाइड, एक बिल्कुल ही नई गैस। और ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है ना, इसकी पहचान बहुत आसान है। इसकी गंध एकदम सड़े हुए अंडे जैसी होती है। ये गंध ही इस बात का पक्का सबूत है कि अब हमारे पास कोई मिश्रण नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल नया पदार्थ बन चुका है, जिसके गुण लोहे और सल्फर से पूरी तरह से अलग हैं। संजय की आंखों में एक चमक आ जाती है। अच्छा, तो गर्म करने से लोहा और सल्फर ने मिलकर कुछ एकदम नया बना लिया। अब मैं समझा। रेनू कहती हैं, बिल्कुल सही। तो चलो अब एक बार फटाफट मिश्रण और यौगिक के बीच के मुख्य अंतरों को एक साथ देख लेते हैं। तो इस पूरी टेबल का सार क्या है? बस इतना याद रखिए, मिश्रण एक सलाद की तरह है, जहां सारी सब्जियां साथ तो हैं पर बदली नहीं है। उन्हें हाथ से भी अलग किया जा सकता है। पर यौगिक एक केक की तरह है। एक बार मैदा, चीनी, अंडे मिलके बेक हो गए तो वो कुछ नया बन जाता है और उन्हें फिर वापस आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। तो अब हमें तत्व और यौगिक की कहानी समझ आ गई है। अब जरा अपने आसपास नजर दौड़ाइए। हम जो नमक खाते हैं, जो पानी पीते हैं, चाय में डालने वाली चीनी, ये सब के सब यौगिक ही तो हैं। अगली बार जब इन्हें देखें तो एक पल के लिए सोचिएगा जरूर कि ये किन कमाल के तत्वों के मिलने से बने हैं।